नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव का ताज़ा अपडेट क्या है। ट्रंप का ईरान का आर्थिक घेराबंदी करने का प्लान कैसे काम करेगा और ये ईरान पर कितना कारगर साबित होगा। इसके लिए अमेरिका के सामने चीन जैसे देशों की चुनौती कितनी बड़ी होगी। वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ट्रंप की ओर से उत्तर कोरिया और किम जोंग उन से नजदीकी के बयान की। जानेंगे दक्षिण कोरिया के परिप्रेक्ष्य में ये नया समीकरण क्या कुछ कहता है। वहीं उत्तर कोरिया की ओर से आ रहे बयान कैसे ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे इजराइल और तुर्की में क्यों शुरू हो गई है अनबन। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। आर्थिक रूप से कुचलने के ट्रंप के ऐलान पर ईरान का पलटवार, कहा दबाव के आगे नहीं टेकेंगे घुटने। ट्रंप के निशाने पर ईरानी तेल नेटवर्क, सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा, मदद करने वाले देशों की भी खैर नहीं। रूस का कीव पर भीषण हमला, 16 की मौत। ज़ेलेंस्की की दुनिया से रूस की जिम्मेदारी तय किए जाने की अपील। रोमानिया में समुद्री ड्रोन तबाह, रूस पर बढ़ा शक। ईयू बोला यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड वॉर जारी। सूडान में और गहराया मानवीय संकट, कोर्डोफान में जंग के कारण 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा अल उबैद में पानी बिजली के ठिकानों पर ड्रोन हमले जारी। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का किया फैसला। समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, 255 वोट से दर्ज की बड़ी जीत। विपक्षी जमाते इस्लामी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को मिले 88 वोट। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान पर अमेरिका ने अब सैन्य दबाव के बाद आर्थिक जंग का मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप प्रशासन का निशाना ईरान का तेल, बैंकिंग नेटवर्क और विदेशी कमाई का पूरा तंत्र है। लेकिन इस आर्थिक युद्ध के बीच चीन, हॉर्मुज स्ट्रेट और वैश्विक तेल बाजार अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने हैं। यहां पर अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या आर्थिक नाकेबंदी ईरान को झुकाएगी या इससे दुनिया एक बड़े आर्थिक और सैन्य संकट की ओर बढ़ेगी। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। मिसाइलों की मार के बाद अमेरिका ने ईरान पर अब आर्थिक वार कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसे नाम दिया गया है इकोनॉमिक डी डे, जिसका सीधा संदेश है कि सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की नसों पर चोट पहुंचाकर ईरान को पटखनी दी जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया है, अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। ट्रंप के सबसे पहले निशाने पर है ईरान का तेल। तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने और कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद की चैन को तोड़ना ट्रंप की प्राथमिकता है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान तेल बेचे तो खरीदार न मिले और तेल बिके भी तो पैसा तेहरान तक न पहुंचे। ईरान ने पलटवार करते हुए इसे ट्रंप की नाकाम नीतियों का नया रूप बताया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इन पाबंदियों से अमेरिका को एक और हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप घरेलू नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं।
अमेरिकी दबाव का असर सबसे पहले ईरान के तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा पर पड़ सकता है। अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से कंपनियां तेल खरीदना कम करती हैं, तो ईरान की कमाई घट सकती है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है। वही ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर अमेरिका चीनी बैंकों या कंपनियों पर कार्रवाई करता है तो ये बेहद बड़ा कदम होगा। हालांकि पहले ही चीन अपने कारोबारियों को अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे झुकने से बचने का संकेत दे चुका है। इसके अलावा तुर्की, इराक और मध्य एशिया के साथ ईरान का जमीनी कारोबार पूरी तरह रोकना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र में यूएई से जरूर बड़ा संकेत मिला है। यूएई ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए उसके साथ वित्तीय संबंधों को तोड़ने का ऐलान कर चुका है। ईरान यूएई के आरोपों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताकर खारिज कर चुका है। इस सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब भी सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि इसे हर हाल में खोला जाए, लेकिन ईरान की नाकेबंदी से लेकर आर्थिक पाबंदी तक हटाने की शर्त है। ट्रंप के आर्थिक दबाव के बदले ईरान सैन्य जवाब की चेतावनी दे रहा है। आईआरजीसी ने कहा है कि अगर फिर युद्ध हुआ तो उसके पास पहले से ज्यादा आधुनिक और ज्यादा घातक मिसाइलें और वॉरहेड होंगे। अगर आर्थिक युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका खामियाजा पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुकाना पड़ सकता है। और इस पूरे नए अपडेट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि जोशी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि अमेरिका, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जो घोषणा की गई है, ईरान जैसे बड़े देश पर जो समुद्र से भी घिरा है और लैंडलॉक्ड भी है एक तरह से एक दूसरी जगह पर, कैसे इतना बड़ा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं वो कैसे कारगर साबित हो पाएगा? रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ, अभी आ रही है जी। थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ हो गया था। ठीक है। दरअसल सवाल यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से इतनी बड़ी घोषणा की गई है, ईरान जैसे बड़े देश पर कैसे लागू हो पाएगा ये बहुत ही मुश्किल है। ये ट्रंप साहब ने जो कहा है वो उसका एग्जैक्ट वर्ड्स ये है, आई विल नाउ इम्पोज द मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान। जी। ठीक है। ये देखिए, आपको याद रखना होगा कि ईरान तो अमेरिकन सैंक्शंस तो 20 साल से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और आप लोग सैंक्शन को एक लेयर और बढ़ा रहे हैं, एक लेयर और बढ़ा रहे हैं। तो ये रिश्ता, ये किस्सा ऐसे कई साल से चल रहा है। तो इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध शुरू हुआ और इसमें युद्ध कोई निर्णय पे नहीं पहुंचा। ना अमेरिका क्लियरली विनर नहीं हुआ, ना ईरान क्लियरली डिफीट हुआ इस मामले में। अब ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा वेपन बनकर बैठा हुआ है और उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका भी कोशिश कर रहा है और ईरान भी कोशिश में लगा हुआ है। और ईरान तो अभी आजकल एक मिनट, सॉरी, जी जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। या तो ये ईरान, देखिए, ईरान अभी फिलहाल ओमान के साथ मिलकर एक नया कंट्रोल का तरीका ढूंढ रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे दोनों देश कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अभी ये ऑलमोस्ट फैसला हो गया था उन दोनों के बीच में कि दे विल इम्पोज सम काइंड ऑफ अ फीस, दे विल। जी बिल्कुल। रवि जी, दरअसल कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस सब के बीच हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल हम आपको कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से जो एक घोषणा की गई है, आर्थिक युद्ध की एक तरह से ये घोषणा है। और इसमें ये बताया गया है कि ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज किया, यानी कि ईरान की भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आ गई है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि ईरान का पूरी तरह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, सबसे बड़ा आर्थिक हमला उस पर किया जाएगा। तो ईरान की ओर से प्रतिक्रिया आई है और कहीं न कहीं अमेरिका की जो एक कोशिश है इसको खारिज किया गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो ईरान की ओर से जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हमको बता रहे हैं।
दरअसल है क्या कि अमेरिका ये चाहता है कि अब जब ईरान नहीं झुक रहा है तो कहीं न कहीं ईरान की कमर जो है वो आर्थिक प्रतिबंध लगाकर या आर्थिक घेराबंदी से उसको तोड़ा जाए। और जैसे कि रवि जोशी हमारे साथ जो अभी बातचीत कर रहे थे वो बता रहे थे कि लंबे समय से ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध ऑलरेडी लगे हुए हैं। रवि जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, जब ये प्रतिबंध की बात आती है और ईरान के तेल पर खासकर अगर प्रतिबंध लगाने की बात आएगी तो चीन बहुत ज़्यादा डिपेंड है ईरान के ऊपर, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चीनी कंपनियों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अमेरिका के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इसको एग्जीक्यूट करने में? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए, ईरान का सबसे बड़ा इंपोर्टर आजकल चीन बना हुआ है। और ताकि मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ, 2024 में चाइना ने ईरान का $43 बिलियन वर्थ ऑफ ऑयल इंपोर्ट किया है। सो ये तो चल ही रहा वहां से। अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पाबंद लगा हुआ था, तब भी चीन के शिप्स को ईरान अलाउ कर रहा था, और कुछ इंडिया के शिप्स अलाउ किया, ठीक है, और जापान के चिप्स अलाउ किया। तो ये चीन सबसे बड़ा कस्टमर है ईरान का, तेल का आयात का। और ये जो आप ट्रंप का सैंक्शंस लगेगा वो डायरेक्टली चीन को हिट करेगा। चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को इससे बहुत बड़ा आघात होने वाला है। तो ये अब देखना पड़ेगा चाइना कैसे रेस्पॉन्ड करेगा इसको। नहीं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो चीन की बड़ी कंपनियां हैं उन पर तो ऑलरेडी पहले से प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका की ओर से, और जो ये कंपनियां हैं ये काफी छोटी छोटी कंपनियां हैं, और अमेरिकन जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कहीं ये कंपनियां आती भी नहीं, तो इन पर भी लगाना काफी मुश्किल होगा। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लगता है थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रही है उनसे बात करने में। तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो चीन की चुनौती की बात कर रहे हैं रवि जोशी, वो ये है कि ईरान से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश अभी कोई है जो सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, वो चीन है। और अगर राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं आर्थिक प्रतिबंध मजबूत किए जाएं तो उन्हें चीनी कंपनियों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको प्रभावित करेगा। हालांकि ये रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं। रवि जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं, अंतिम सवाल उनसे हम जानेंगे। रवि जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर अमेरिका इन प्रतिबंधों को वहाँ पर लगाता है, एग्जीक्यूट करता है, तो ईरान पर कितना इसका असर होगा, और अगर ईरान पर असर नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका कितना असर होगा, जो ऊर्जा सुरक्षा की हम बात करें तो? देखिए, ईरान के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। मगर इसके ईरान के वो एक्चुअली ट्रंप साहब जो है ना, वो ईरान के कस्टमर्स को हिट कर रहे हैं, और उन्होंने साफ जाहिर भी किया इस बात को कि ईरान के इकोनॉमिक सिस्टम को कोई भी सपोर्ट कर रहा है, कोई भी उसको जिंदा रखा है, उसको हम हिट करेंगे। तो इसमें गल्फ कंट्रीज का पार्टनर्स भी आएंगे, और चाइना भी आएगा, और इंडिया भी आएगा। हम सभी देशों को इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम लोग आयात निर्यात करते हैं ईरान के साथ, उस एक्चुअली इंडिया ने तो इस मामले में काफी बचा हुआ है, क्योंकि हमने ईरानी ऑयल इंपोर्ट तो जीरो कर दिया है। हमारे ऑयल इंपोर्ट कुछ भी नहीं है, मगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कुछ कमोडिटीज, राइस एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। उस पर भी शायद वो कंट्रोल, अमेरिका ने कुछ कंट्रोल लगाएगा, और उसको कोशिश करेगा कि ये सब बंद हो जाए। अभी फिलहाल ये एक्चुअली ये किस्सा शुरू क्यों हुआ, एक इमराती किंगडम ने रिसेंटली 2 दिन पहले कंप्लेन किया कि ईरान के 2 मिसाइल्स इमराती किंगडम को टेरिटरी पर एंटर हुआ, मगर वो समुद्र में गिर गए। तो इसके बाद इमराती किंगडम ने ईरान के साथ सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर पाबंदी लगा दिया। एक्चुअली दुबई के बैंक्स में काफी ईरान के कारोबार है, काफी इन्वेस्टमेंट्स है। ईरान के एलिट सभी लोग दुबई के बैंक्स में अपना पैसा जमा कर रखा हुआ। तो ये वो दबाव उसने इमराती किंगडम ने डाला। उसके बाद अमेरिका ने इमीडिएटली, ट्रंप साहब ने भी यही स्टेप लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ईरान पर इसका काफ़ी बड़ा असर होगा, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय
ऊर्जा सुरक्षा की हम बात करें तो वो भी एक बड़ा रिस्क है अमेरिका के लिए कि उस पर भी इसका फर्क पड़ सकता है और हो सकता है कि जो अमेरिका का डोमेस्टिक मार्केट है उस पर भी इसका फर्क पड़े। रवि जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका एक तरफ दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से दोस्ती की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साल के अंत तक किम से मुलाकात की उम्मीद जताकर नई कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है, लेकिन किम जोंग की ताकतवर बहन ने अमेरिका के सैन्य अभ्यास में कटौती के प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया है। तो सवाल है कि क्या किम से नजदीकी की बात कहकर ट्रंप दक्षिण कोरिया पर दबाव बना रहे हैं या मामला कुछ और है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक तरफ अमेरिका अपने सबसे बड़े सहयोगी दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसी समय उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद भी तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो इस साल के अंत तक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का कहना है कि किम के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं और बातचीत के जरिए बड़े मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन ट्रंप की ये पहल उस फैसले के बाद आई है जिसमें उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को सीमित करने का निर्देश दिया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि सैन्य अभ्यास में कटौती और दोस्ती का संदेश प्योंगयांग को पसंद आएगा, लेकिन जवाब उल्टा और बेहद सख्त आया। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिकी कदम को खारिज करते हुए इस पर टिप्पणी करना समय की बर्बादी करार दिया है। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि सैन्य अभ्यास छोटा करने से अमेरिका की नीतियां नहीं बदलेंगी। प्योंगयांग ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल जारी रखेगा। दरअसल किम को साधने की कोशिश में ट्रंप और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में भी खटास दिखाई दे रही है। ईरान मुद्दे पर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से सैन्य सहयोग मांगा था, लेकिन सियोल ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने महंगे सैन्य अभ्यासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर कोरिया के लिए यह अभ्यास उकसाने वाला संदेश है। नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का वार्षिक सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 11 दिन से घटाकर सिर्फ 5 दिन कर दिया गया। इस बीच ट्रंप ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को लेकर भी बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक किम जोंग उन के पास 57 बेहद शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया ने इस आंकड़े पर असहमति जताई है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पास 80 से 120 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इसी दौरान जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया द्वारा गुरुवार को समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है। ट्रंप और किम के बीच इससे पहले 2018 और 2019 में ऐतिहासिक मुलाकातें हो चुकी हैं। दोनों नेताओं के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार छोड़ने की अमेरिकी मांग पर सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप अपनी नीतियों का ढिंडोरा चाहे जितना भी पीट लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर उनकी साख लगातार गिर रही है। अब ट्रंप प्रशासन दोबारा कूटनीतिक रास्ता तलाश रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार बातचीत परमाणु मुद्दे पर कोई ठोस नतीजा निकाल पाएगी या नहीं। रवि जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। रवि जी, ये बताइए कि अचानक क्या हो गया कि ट्रंप जो है उत्तर कोरिया के प्रति उनका प्यार बढ़ रहा है और वहीं दक्षिण कोरिया के साथ पहले जैसे संबंध अब नहीं रहे, वो उसको कम करने की बात कह रहे हैं।
या एक्चुअली ये जो मामला आपने उठाया है, ये बहुत ही अजीब किस्सा है ट्रंप के विदेश नीति में। देखिए, जब ये एक दोनों देश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो उसके लिए तैयारी कई महीनों से होता है। 6 महीने के पहले शुरू हो गया होगा इसकी तैयारी, और जबकि ये दोनों देश इतने दूर है तो इसके बहुत टाइम से तैयारी हो रहा होगा, और ट्रंप को मालूम भी होगा ये बात कि हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और जब एक्सरसाइज शुरू हो गया है उसके बीच में आप कहते हैं कि ये इट्स अ हॉस्टाइल एंड अनफ्रेंडली एक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। ये तो बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स है। ये वर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं कहना चाहिए, ये तो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को कहना चाहिए। ये जो हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली एक्ट कहना प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह से, ये बात, ये साउथ कोरिया के लिए बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट है। और उन्होंने कह दिया ये एक्सरसाइज को हम रिड्यूस करेंगे, और उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को कह दिया इसको आप रिड्यूस करिए, इस एक्सरसाइज को नहीं करने की जरूरत है। और एक्चुअली इसके में कारण ये है कि ट्रंप साहब बहुत नाराज है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट से, क्योंकि उन्होंने ईरान वॉर में उनके साथ सपोर्ट नहीं किया। ये असली बात है। तो सर, यहीं पर सवाल ये आता है कि कई सारे देशों से उन्होंने कहा था कि वो ईरान वार पे सपोर्ट करें, कई सारे देशों ने नहीं किया। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ट्रेड डील हुई थी, वहां पर $350 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की ओर से कहा गया था, और कहीं वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अमेरिका में काफ़ी जो अमेरिकी नीति निर्माता हैं उनमें इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या? रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है। वो थोड़ा बफरिंग। दरअसल मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में एक ट्रेड डील हुई थी जिसमें दक्षिण कोरिया ने कहा था कि अमेरिका में $350 बिलियन वहां पर इन्वेस्ट करेगा दक्षिण कोरिया। लेकिन अमेरिकन लगातार ये कहते रहे हैं कि दक्षिण कोरिया उसको इम्प्लीमेंट करने या एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है क्या, जिस तरह के बयान हाल के अभी ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आए हैं? हाँ, ये भी बात सही है। ये भी आपका ये जो आपने अभी उदाहरण दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। एक तो साउथ कोरिया ने अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया ईरान वॉर में। दूसरी बात, साउथ कोरिया ने प्रॉमिस किया $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, वो अभी हुआ नहीं। तो इसी दोनों को लेकर ट्रंप साउथ कोरिया से नाराज है। तीसरी बात ये है, ट्रंप हमेशा ये सोचते हैं मैं किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट से मैं हाथ मिला के उससे बात करके उसका न्यूक्लियर वेपन्स को वो सैक्रिफाइस वो एब्डिकेट कर देगा, ऐसे मैं कर लूंगा। ये उन्होंने अपनी पहले टर्म में भी कहा था, आई विल सी टू इट दैट नॉर्थ कोरिया डी न्यूक्लियराइजेस इटसेल्फ। तो उन्होंने जाके वो सिंगापुर में जाके उनसे मिले और उनसे बातचीत किया, और उन्होंने कहा कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अबैंडन कर दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को। जबकि नॉर्थ कोरिया के पास ऑलरेडी कम से कम 30 से 40 न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है और ऐसा कोई कहे जी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे तुर्की को सीरिया में खतरनाक कारनामों में धकेल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी इस बयान में जोर दिया गया है कि इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी पक्ष को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी सीरियाई मिलिट्री एयरफील्ड पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हालिया हवाई हमलों के बाद आई है। इन हमलों में हामा मिलिट्री एयरपोर्ट और T4 एयरबेस पर मौजूद रणनीतिक ठिकाने भी शामिल थे, जिनमें तुर्की के सैनिकों की मौजूदगी का आरोप इजराइल लगा रहा है।
गुरुवार को कीव में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन हमलों से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और कीव के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाले इंटरसेप्टर की भारी कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस सब के बीच बुधवार को यूक्रेनी सांसदों ने देश के नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति की। स्पेशल फोर्सेज के पूर्व टॉप ऑपरेटिव येवनी खमारा ने रक्षा मंत्री का अहम पद संभाला है। इससे पहले मिखाइलो फेदोरोव को रक्षा मंत्री के पद से हटाए जाने को लेकर देश में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। दुनिया की सबसे ज्यादा कर्ज वाली प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी चाइना एवरग्रांडे ग्रुप के फाउंडर को गुरुवार को एक चीनी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कंपनी के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल मार्केट बुरी तरह हिल गए थे। ये घटना 5 साल पहले हुई थी। उन पर फंड के गलत इस्तेमाल, धोखाधड़ी, जमाखोरी, गैर कानूनी तरीके से लोन देने और रिश्वतखोरी जैसे आरोप लगे थे। पाकिस्तानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया था। इस कदम से खान की पार्टी और परिवार की उम्मीदें टूट सकती हैं, जो उन्हें हेल्थ केयर और लोगों से मिलने जुलने की सुविधा देने की मांग कर रहे थे। साथ ही क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर जनता में नाराजगी भी बढ़ सकती है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने की एक छोटी खदान के ढहने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना कैमरून की सीमा के पास जाम्बोए गांव में खदान ढहने से हुई, लेकिन हादसे में मरने वालों की सही संख्या और अन्य जानकारियों का अभी पता लगाया जा रहा है। ब्रिटेन के शाही परिवार से अलग होने के 6 साल बाद प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन इस महीने ब्रिटेन वापस लौटने की योजना बना रहे हैं। पीपल मैगजीन और ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार दोनों अपने बच्चों के साथ कैलिफोर्निया से यूके आ रहे हैं। प्रिंस हैरी 6 साल पहले अपनी शाही जिम्मेदारियों को छोड़कर अमेरिका चले गए थे।